स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। संधि और समास जो है हिंदी में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। और अब आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, चतुर्थ श्रेणी की हो, हाई कोर्ट वाली या RSMSSB और पटवार वीडियो, जितने भी एग्ज़ाम्स होने हैं उसमें एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा। और 4th ग्रेड के जो है उसमें 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि उसमें हिंदी थोड़ी ज़्यादा आएगी। अब देखते हैं हम कि समास का जो है, इसका संधि विच्छेद अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो क्या बनता है। ये बनता है सम प्लस आस। तो सम प्लस आस हो गया ये। तो इसका मतलब होता है, सम का मतलब हुआ पास या बराबर। सम का मतलब समान, तो पास या बराबर। और आस का मतलब हुआ बैठना या आप बोल सकते हैं बैठाना। तो बैठना या बैठाना। अब देखिए, ये जो बैठना है ये है अकर्मक क्रिया, और जो बैठाना है वो है सकर्मक क्रिया। ये क्या होता है और कैसे हुआ अकर्मक सकर्मक, ये जल्द ही हम एक वीडियो बनाएंगे क्रिया के ऊपर, उसमें समझेंगे कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या होती है। बट यहाँ पे आप केवल याद रखिए ये चीज़ है। तो आस का मतलब बैठना और सम का मतलब पास में बैठना। तो एक मतलब जब इसका अर्थ निकालेंगे अपन तो बैठना चाहिए नज़दीक में, है ना। अब यहाँ पे हम ऐसे समझते हैं इसको कि यहाँ पे जो है, अगर हम बात करें समास का विलोम क्या होता है, समास का विलोम क्या होता है, तो समास शब्द का जो विलोम बनेगा वो बनेगा व्यास। समास का विलोम बनेगा व्यास। व्यास को अगर अपन तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा V प्लस आस। तो यहाँ पे था पास बैठना, आस, तो आस का मतलब तो यहाँ पे फिर से हो गया बैठना, और V का मतलब हुआ नहीं, मतलब नहीं बैठना। तो समास का मतलब कि बैठो, पास आके बैठो, और व्यास का मतलब नहीं बैठो, नहीं बैठना। अब हम देखते हैं कि आप जब पढ़ते हैं समास, तो ये जो समास शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त का मतलब होता है इसका छोटा रूप है ना। संक्षिप्त मतलब समास कर दिया हमने, उसको छोटा रूप कर दिया, उसका कोई भी शब्द है उसका हमने समास करके उसको छोटा कर दिया, छोटा रूप। अब हम बात करेंगे समास की परिभाषा क्या होती है। तो हम बात करेंगे परिभाषा की। आप जब इस वीडियो को देखें तो मैं थोड़ा धीरे धीरे लिख रहा हूँ, क्योंकि लिखने से थोड़ा सा सही लगता है। पहले से लिखा लिखाया होता, उसमें गा देता तो उतना मज़ा नहीं आता। आप जब इस वीडियो को देखें तो इसको थोड़ा सा 1.5 गुना करके स्पीड में देखें तो आपको समझ आएगा। तो परिभाषा जो होती है वो होती है दो या दो से अधिक पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द जो है वो कहलाते हैं समास।
तो समास की परिभाषा क्या हुई? दो या दो से अधिक पदों का परस्पर संबंध बताएंगे हम। दो या दो से अधिक पद लिखेंगे और उनका संबंध बताएंगे। अब हम दूसरी बात पढ़ते हैं कि समास के कुल कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे भेद को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो भेदों में क्या होता है, पहली चीज़ जो होती है, पहली बात जो होती है वो ये रहती है कि जहाँ पे हम पदों की प्रधानता के आधार पर भेद कर रहे हैं। किस आधार पर भेद कर रहे हैं? पदों की प्रधानता के आधार पर अगर हम भेद कर रहे हैं तो हमारे लिए भेद हुए 4। तो हमारे लिए भेद हुए 4। तो पदों की, देखिए वर्ड्स पे जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समास के 4 भेद होते हैं, नहीं। मैंने कहा पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद हुए 4। लेकिन अगर आपके सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि समास के कुल कितने भेद है, तो आपको आंसर देना है 6। क्या आंसर देना है? 6। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाद में कंफ्यूज होते हैं और इधर उधर से पूछते हैं क्वेश्चन कि सर कितने भेद है, आपने तो 4 लिख दिया था वीडियो में। ऐसा नहीं है, आप ढंग से देखो और ढंग से समझो चीज़ें, है ना। और ये जो क्वेश्चन है भेद के बारे में, ये आपसे पटवार 2011 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझना है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सर ने तो बोल दिया तो सर तो कभी कह रहे थे 4 भी होते हैं 6 भी होते हैं, नहीं। पदों की प्रधानता के आधार पर अगर भेद पूछे जाएंगे तो हम आंसर देंगे 4। और अगर हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे 6 भेद है, ठीक है। अब ये 6 भेद है तो हम समझते हैं कौन कौन से 6 भेद है। तो पहला जो भेद आता है वो आता है आपका अव्ययी भाव समास, है ना। तो पहला भेद आ गया अव्ययी भाव समास, या आप ऐसे बोल सकते हो ये हमारा पहला समास हो गया। दूसरा समास जो होता है वो होता है आपका तत्पुरुष समास। तीसरा जो आपके आता है वो रहता है द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। इसमें ना द्वंद्व होगा। कैसे द्वंद्व होगा मैं आपको बताऊंगा। और चौथा जो है वो है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो अब देखिए हमने 4 समास के हमने कहा कि पदों की प्रधानता के आधार पर भेद 4 है। तो यहाँ पे हमने 4 भेद लिखे। अब इसके पदों के बारे में बात करते हैं। तो जो अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, आप ये बोलते हैं। तो जो अव्ययी भाव समास है उसका प्रथम पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास जो है, देखो तत्पुरुष बोल रहा है, तत् मतलब हम किसी और की बात करेंगे, किसी और की बात करेंगे, इसका मतलब ये क्या हुआ, इसमें हम बात करेंगे किसकी? द्वितीय पद प्रधान। तो किसी दूसरे की बात करेंगे तो द्वितीय पद हो जाएगा। तो आपको याद रहेगा दूसरे नंबर का जो समास था वो सर ने उसमें किसकी बात की थी? द्वितीय पद की। पहले नंबर का जो समास था उसमें सर ने किसकी बात की थी? प्रथम पद की। सिंपल है, याद हो जाएगा आपको। तो प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया। अब हम आते हैं द्वंद्व समास पर। मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे द्वंद्व होगा। द्वंद्व का मतलब क्या होता है?
लड़ाई होगी। अब देखिए, लड़ाई या द्वंद्व जब भी होता है तो जो भी है ना बड़े डिफरेंस वाले लोग होते हैं, जैसे हम चाह के भी अमेरिका से नहीं लड़ सकते, है ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से बराबर के लोगों से लड़ सकते हैं। तो द्वंद्व जब भी होता है तो बराबरी के लोगों में होता है। आपने कहा होगा सर नहीं होता है, मतलब जो बहुत पतला दुबला सा है और एक कोई पहलवान है, वो पहलवान आएगा उस पतले दुबले को पीटेगा और जाएगा, उसको आप द्वंद्व नहीं बोल सकते। द्वंद्व कब होगा? जब दो बराबर के पहलवान लड़ेंगे तो उसको आप द्वंद्व बोलेंगे। बाकी तो दूसरी चीज़ें जो होंगी उसमें एक मोटा एक पतला है तो उसने उसको पीट दिया बस। तो द्वंद्व का मतलब क्या होता है कि दोनों पद प्रधान, दोनों मतलब प्रथम और द्वितीय, दोनों पद प्रधान होंगे तो क्या होगा? द्वंद्व होगा, है ना। तो दोनों पद प्रधान होंगे तो द्वंद्व होगा। और बहुव्रीहि समास में क्या बात करेंगे? बहुव्रीहि समास में हम बात करेंगे कि कोई और ही होगा तीसरा, या फिर तीसरा या अन्य पद, ना तो पहला ना दूसरा, कोई तीसरा या अन्य पद ही प्रधान होगा। बहुव्रीहि में क्या बात करेंगे हम? कोई और ही तीसरा या चौथा पद ही होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पहला जो है अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में द्वंद्व होता है दोनों के बीच में, तो दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। जहाँ दोनों बराबर है वहीं पर द्वंद्व होगा। और बहुव्रीहि समास में जो है तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है। तो ये बातें हो गई जो हमने कहा कि पदों की प्रधानता के आधार पर जो है 4 समास के भेद होते हैं। मैंने 4 लिख दिए हैं। अब आप बोलते हैं नहीं सर समास के भेद 4 नहीं, हमने तो 6 पढ़े हैं। तो कुल समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो जो बाकी के 2 है ना, वो तत्पुरुष समास के ही एग्जाम्पल है, तत्पुरुष समास के ही ब्रांचेज है। उसी को हम बोलते हैं द्विगु समास और कर्मधारय। ये जो है ये तत्पुरुष समास से ही निकल के आए हैं, कर्मधारय और द्विगु। तो अब आपको याद रखना है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि। अव्ययी भाव पहला है तो सर ने कहा था प्रथम पद प्रधान, दूसरा आ गया तत्पुरुष समास तो द्वितीय पद प्रधान, तीसरा आ गया द्वंद्व मतलब दोनों बराबर के लोगों में द्वंद्व होगा तो दोनों पद प्रधान, और बहुव्रीहि मतलब किसी और के बारे में ही बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, तो तीसरे अन्य पद के लिए प्रधान बोल दिया। और तत्पुरुष समास के ही 2 और भेद है, प्रकार है द्विगु और कर्मधारय। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो द्विगु और कर्मधारय जो है इनको मिला करके ये हो गया 5वां और ये हो गया 6ठा। तो कुल भेद हो गए 6 और पदों की प्रधानता के आधार पर 4 हो गए। तो आपको बात समझ में आ गई। ये 4 जो है पदों की प्रधानता के आधार पर अपन ने लिखे हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे बाद में आया है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? जो सबसे बाद में आया है, मतलब द्विगु समास। क्योंकि बाकी के 4 समासों में आपने पढ़ लिया कि कौन सा पद प्रधान होता है और क्या होता है, आपको बात समझ में आ गई। अब द्विगु और कर्मधारय की हम बात कर लेते हैं। तो जो द्विगु समास है उसका अर्थ क्या होता है? उसका जब हम अर्थ पढ़ते हैं तो इसका अर्थ होता है 2 गाय। क्या अर्थ होता है? 2 गाय। तो द्वि का मतलब क्या होता है? 2। ये 2 शब्द जो आया वो कहाँ से आया? द्वि से। द्वि का मतलब 2 हो गया और गो का मतलब क्या हुआ? गाय से। गाय से समझ आ रही? द्विगु का मतलब 2 गाय। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो देखिए ये तो पहला पद जो है इसका वो तो बता रहा संख्या को, लेकिन प्रधान पद कौन सा होगा यहाँ पे? दूसरा देखो गाय, है ना। तो
हम इसमें बोलेंगे क्या। पहली बात तो हम पॉइंट्स में डाल के पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा जल्दी से आपको। तो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि इसमें हमने क्या देखा कि गाय यहाँ आ रहा है, तो मतलब जो हमारा द्वितीय पद हुआ वो क्या रहा, वो रहा प्रधान। द्वितीय पद प्रधान लग रहा है, गाय आ गई। और पहला पद जो है वो क्या है, तो हम लिखेंगे प्रथम पद जो है वो है हमारा संख्यावाची। क्या है? संख्यावाची। और स में आ जाएगा सामासिक पद समूह का बोध कराता है। कहने का मतलब है इसमें जब भी हम बात करेंगे तो द्वितीय पद प्रधान होगा, प्रथम पद जो है वो संख्यावाची होगा और इसके अंदर एक सामासिक पद का समूह का बोध होगा। किसका बोध होगा? एक पद समूह का। देखो यहाँ पे 2 गायों का समूह, 2 गाय लिख रही है, मतलब कम नहीं होगा, 2 या 2 से अधिक होगा। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे, विग्रह करेंगे इसका, समास विग्रह बोलते हैं ना आप, समास विग्रह करो, तो विग्रह समूह, समाहार या संगम। ठीक है, ये चीज़ होती है विग्रह का। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्या हुआ कि अगर हम बात करें, दोपहर, किसकी बात करें हम? दोपहर की। तो दोपहर ये जो शब्द है इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पहरों का समय। दोपहर किसको बोलते हैं? शाम को, या फिर समय की जगह पे हम लिख देंगे समूह, है ना। तो समूह आ गया। तो 2 पहरों का जब हम समूह मिलाएंगे, समूह बनाएंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तो शब्द क्या बनेगा? दोपहर। अब ये हमारे से पूछा गया है एग्ज़ाम में, स्टेनोग्राफर के। जो कि एग्ज़ाम हुआ था अभी 2021 में। तो 2 पहरों का समूह जो होगा उसको हम बोलेंगे दोपहर। ये एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। सेकंड एग्ज़ाम्पल होगा इसका छत्तीसगढ़। क्या एग्ज़ाम्पल हो जाएगा? छत्तीसगढ़। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर छत्तीसगढ़ों का समूह, मतलब छत्तीसगढ़ में आपको क्या मिलेंगे? छत्तीसगढ़ का समूह मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि सामाजिक पद होगा और समूह का बोध होगा और द्वितीय पद प्रधान होगा, प्रथम पद संख्यावाची होगा। तो देखो प्रथम पद जो है 36 है, गढ़ आगे, तो द्वितीय पद प्रधान है और समूह की बात ये कर रहा है। तो सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो हम लेते हैं त्रिफला। तो यहाँ पे देखो प्रथम पद जो है संख्यावाची है, द्वितीय पद प्रधान है, त्रिफला। इसका मतलब क्या हुआ? त्रि का मतलब क्या समझे हम? 3, फला मतलब 3 फल होंगे और 3 फलों का हमने क्या बनाया? एक समूह बनाया। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
पटवार 2021 में कब पूछा गया? पटवार 2021 में पूछा गया है। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है नवरत्न। ये क्वेश्चन जो है नवरत्न, इसका मतलब आपको साफ साफ पता है कि 9 रत्नों का समूह बन जाएगा। और ये जो नवरत्न वाला क्वेश्चन है ये पूछा गया था सेकंड ग्रेड में 2012 में। ऐसा मत बोलना सर ग्रेड की स्पेलिंग नहीं आती, GRD करके मैंने शॉर्ट लिखा है, ठीक है। तो 2012 में सेकंड ग्रेड में आ रखा है नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह, और प्रथम पद संख्यावाची है, दूसरा पद प्रधान है और समूह की बात कर रहा है। तो ये कौन सा समास हो गया हमारा? द्विगु समास। कौन सा समास हो गया? द्विगु समास की ही बात कर रहे हैं। तो द्विगु समास बहुत आसान है, आपको समझ आ रहा होगा या आ गया होगा, या आगे और एग्जाम्पल अभी हम लेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पांचवा एग्जाम्पल जो लेते हैं वो 5 के ऊपर ही हम लेते हैं और हम बोलते हैं इसको पंचवटी। पंचवटी का मतलब हुआ कि भैया 5 वटियों मतलब वृक्षों का समूह। तो 5 संख्यावाची हो गया, वृक्ष जो है वो मेन पद हो गए। 6th नंबर पर हम देखेंगे नवनिधि। तो 9 निधियों का समूह। नवनिधियों का समूह। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप घर पे बैठ के करिए। जैसे त्रिवेणी हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, पंजाब हो गया। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेंगे? पंजाब। तो पंजाब का जब आप करेंगे तो आप लिखेंगे पहला पद पंच का मतलब क्या हुआ? 5। जाब का मतलब क्या होता है? नदियाँ। तो 5 नदियों का समूह, या यहाँ पे हम लिखेंगे 5 नदियों का संगम होता है। कहाँ? पंजाब में। तो पंजाब का जो नाम पड़ा है वो भी 5 नदियों की वजह से पड़ा है। तो आप कमेंट में बताएंगे कि पंजाब में 5 नदियाँ कौन कौन सी बह रही है। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल जो आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ वो है चवन्नी। इसको भी आप कमेंट में करके बताएंगे कि इसका क्या बनेगा, है ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका आप संधि विच्छेद करके बताएंगे, संधि विच्छेद समास बना के बताएंगे एकांकी। और आपके लिए बता दूं मैं, ये जो एकांकी शब्द है ये हमें CET 2023 में पूछा जा चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसका आप कमेंट में मुझे बताएंगे एकांकी का आप क्या बनाएंगे, एकांकी, ठीक है। अब देखो आगे अगला है जो कि LDC 2021 के पेपर में पूछे गए थे। उसमें पहला है शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह। और अगला है सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। ये दोनों जो है आपको LTC 2021 में पूछे गए। और संधि के चैप्टर में
हम बात करेंगे सप्ताह की जो संधि होती है वो होती है सप्त प्लस अहन। अहन का मतलब होता है दिन। मैंने बता रखा था क्लास में, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो अहन और अहर दो बनते हैं। जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो लास्ट वाला जो नियम है, रूल है, वहाँ पे ये नियम काम करता है। हम बात करेंगे इस बारे में भी। तो ये जो है द्विगु समास के बारे में बात हो गई। अब आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है द्विगु समास का मतलब। प्रथम द्वितीय पद प्रधान होगा, प्रथम पद जो है वो संख्यावाची होगा और समूह की बात करेगा। बस ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है। द्विगु समास मतलब दो गाय। अब अगला हम देखते हैं, अगला समास आएगा वो हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तो इस अव्ययी भाव समास में हम किसकी बात करेंगे? हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसमें क्या होगा? इसमें होगा पहला पद प्रधान होगा। इसके अंदर क्या होगा? पहला पद प्रधान होगा। जैसे आप समझिए कि अव्यय का अर्थ क्या होता है। तो जब कभी भी अव्यय का अर्थ आपको निकालना है, जब कभी भी हिंदी में किसी शब्द का अर्थ आपको पता करना है कि अव्यय का अर्थ होगा क्या, तो आप उसको तोड़िए। अ प्लस वय, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए का मतलब, व्यय का मतलब होता है खर्च। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। या इस खर्च का मतलब होता है परिवर्तन, कि भाई कोई परिवर्तन होगा। तो इसके व्यय के आगे अपन ने ए लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? ये नहीं हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि कोई परिवर्तन या खर्च क्या नहीं होगा। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ध्यान क्या रखना है कि पहला पद जो है इसका प्रधान होता है हमेशा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे तो पहला जो एग्जाम्पल हम देखेंगे वो देखेंगे प्रति दिन का। तो प्रतिदिन देखेंगे हम, तो प्रतिदिन के अंदर क्या है? पहला पद प्रधान है। प्रति, पहला पद प्रधान है। ठीक है। अब इसको आप समझिए, प्रधान है, उसके बाद में हम बात करते हैं अव्यय है। प्रति क्या है? अव्यय का काम कर रहा है। यहाँ पे उपसर्ग भी बोल सकते हैं आप। आगे देखते हैं आप इस एग्जाम्पल को। अभी अपन वापस लेंगे। यहाँ पे कुछ रूल्स पढ़ने होंगे हमें, उसके बाद हम समझ पाएंगे अच्छे से। तो नियम नंबर जो फर्स्ट की हम बात करेंगे वो हो जाएगा कि किसी समास का पूर्व पद मतलब पहला पद अगर क्या आ गया? यथा, प्रति या फिर यावत। क्या आ गया? यावत हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। अब यावत का मतलब क्या हुआ? यावत का मतलब हुआ पूरा भरा हुआ। पूरा भरा हुआ। यथा का मतलब हुआ के अनुसार।
अनुसार, और प्रति का मतलब हुआ हर एक, है ना, प्रत्येक। तो अब आपको समझ में आया कि ये जो प्रति आ गया तो इसकी वजह से इसको क्या बोला हमने, अव्ययी भाव समास बोला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करते हैं हम, इसका एक एग्जांपल लेते हैं फिर से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। यथा शक्ति। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि इसका समास कौन सा है, तो आप कहेंगे सर यथा आ गया, तो यथा का मतलब अव्ययी भाव समास हो गया, और यथा का मतलब हमने लिखा है के अनुसार। तो आप क्या लिखेंगे कि सर सिंपल हो गया ये, तो शक्ति के अनुसार। बात ही क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिदिन का आप क्या लिख देंगे, हर एक दिन, है ना। प्रतिदिन का आप क्या लिखेंगे, हर एक दिन, हर दिन। तो यथाशक्ति का मतलब हो गया शक्ति के अनुसार। अब सर आप सोच रहे होंगे सर आपने कहा इम्पोर्टेंट है और ये बन गया आराम से। क्यों आराम से बन गया, क्योंकि हमने आराम से जो रूल्स अपने ऊपर पढ़े हैं वो हमें आराम से समझ आ चुके हैं। लेकिन जो कि मैंने इसको इम्पोर्टेंट बोला है तो इसकी इम्पोर्टेंस हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं आपके साथ 2014 में। तो 2014 में ये क्वेश्चन यथाशक्ति वाला जो आया वो आया सेकंड ग्रेड में। 2014 में यथाशक्ति पूछा गया सेकंड ग्रेड में। 2018 में एलडीसी और वीडियो। 18 में 2 पेपर में आया यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, जो कि एलडीसी और वीडियो दोनों में आया। फिर उसके बाद तब भी नहीं रुके, और उसके बाद 2022 में ये फिर से आया पटवार में। इसलिए मैं बोल रहा था कि यथाशक्ति, और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो एग्ज़ाम्स मैंने बताए हैं, और इसके बाद नवंबर दिसंबर से आपके सीईटी के पेपर वापस से होंगे, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप कोई सा भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो जहाँ पे हिंदी आती है, तो वहाँ पे आपको ये पढ़ के जाना है। कोई अलग नहीं है कि आप ये मत सोचो कि केंद्र सरकार के लिए हम कुछ और समास पढ़ने पड़ेंगे, राजस्थान सरकार के एग्ज़ाम के लिए हमें कोई और समास पढ़ने पड़ेंगे। नहीं, समास एक ही है। आप उसको पढ़ो, प्रैक्टिस करो, और एक सामान्य हिंदी की बुक ले लो और उससे एग्ज़ाम्पल सॉल्व करो। राघव प्रकाश की आती है, तो उससे आप एग्ज़ाम्पल सॉल्व करो। तो ये हो गया एग्ज़ाम्पल हमने देख लिया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, अगला एग्ज़ाम्पल होगा यथेच्छा। इसका क्या होगा, इच्छा के अनुसार। इसको यथाच्छा मत कर देना, यथेच्छा होता है ये। यथेच्छा, तो जब हम यहाँ पे संधि हो रही है यथेच्छा में गुण संधि, तो जब गुण स्वर संधि पढ़ा हमने तो आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से कि कैसे गुण स्वर संधि हो रही थी। फिर आएगा यथा क्रम। तो क्या हो जाएगा, क्रम के अनुसार। यहाँ पे लिखो क्रम और यहाँ पे अनुसार, ऐसे ही हो गया यथाक्रम। फिर हम प्रतिवर्ष बोले, हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष। प्रत्युत्तर, तो प्रत्येक उत्तर या उत्तर के बदले। अगला हम देखते हैं यावत जीवन। यावत जीवन, तो इसका मतलब होता है पूरा जीवन। देखो यावत आ गया इसके अंदर, तो पूरा भरा हुआ मतलब पूरा जीवन, जीवन की बात कर रहे। तो ये आप बोले सर यावत कहाँ से आया, तो ये जो जय है ना ये तय हो जाएगा आधा,
इसके लिए हमें विसर्ग संधि में जाना पड़ेगा। विसर्ग संधि में एक नियम होता है कि जब दो ज आ जाए, दो न आ जाए, तो वो सब तय बन जाते हैं, तय बन जाते हैं। ऐसा कुछ रूल होता है जो हम संधि में पढ़ेंगे, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अगला देखते हैं हम, प्रतिशत। तो इसका मतलब होता है शत, सैकड़ा, या हम ऐसे बात करें तो प्रत्येक 100 या हर एक 100, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है। और अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 2। अव्ययी भाव समास के ही नियम पढ़ रहे हैं हम, अव्ययी भाव समास के ही नियम को पढ़ रहे हैं हम अभी तक। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है कि जब शब्दों की पुनरावृत्ति होगी तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। आपको क्या देखना है कि पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है। अब हम समझते हैं कि पुनरावृत्ति कैसे होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है। तो जब भी शब्द आपको ऐसे मिले, जैसे कि बीचों बीच, तो पुनरावृत्ति हो गई, बीच बीच 2 बार आ गया। या ऐसा लिखा हो साफ साफ, या फिर आ जाए रातों रात, या फिर आ जाए दिनों दिन, या आ जाए गांव गांव। तो ये शब्द जब आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बीचों बीच, तो प्रत्येक दिन या दिन के बाद। साफ साफ, तो एक साफ साफ का मतलब हो जाएगा एकदम साफ या बिल्कुल साफ। फिर आ जाएगा रातों रात, तो रातों रात का मतलब हो जाएगा एक ही रात में या उसी रात में। फिर आ जाएगा दिनों दिन, तो प्रत्येक दिन। फिर आ जाएगा बीचों बीच, तो इसका मतलब होता है बीच के भी बीच में, मतलब बिल्कुल बीचों बीच चले गए हम, बीच के भी बीच के बीच में, बिल्कुल बीच में, है ना। और साफ साफ का होता है एकदम साफ, ये तो आपको पता चल गया। गांव गांव का होता है हर गांव। गांव गांव मतलब हर एक गांव की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नियम नंबर 3 पढ़ते हैं, अव्ययी भाव समास का नियम नंबर 3। तो अव्ययी भाव का जो नियम नंबर 3 होगा वो होगा कि किसी शब्द में अगर कोई उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो? उपसर्ग लगा हो, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। मैंने ऊपर बोला ही था कि अव्यय हो या उपसर्ग हो तो आप क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे हम बात करते हैं सपरिवार, तो परिवार सहित या परिवार के साथ, तो परिवार सहित हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं आकंठ, तो आखंड मतलब कंठ तक, आकंठ। और यहाँ पर हो जाएगा परिवार सहित। ठीक है। ऐसे कैसे दूसरा आता है अनुज, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अनुज
तो अनुज का जब हम समास करेंगे तो इसमें सबसे पहले बताना होता है कि कौन सा समास है। तो आप क्या बात करेंगे, कौन सा समास है, तो आप बात करेंगे कि अनुज में जो है अव्ययी भाव समास है। पहली बात, अव्ययी भाव समास है ना। और अब इसका जो विक्रय करेंगे हम वो होगा बाद में जन्म लेने वाला, मतलब जिसने बाद में जन्म लिया है उसको हम क्या बोलेंगे, अनुज। ठीक है, ऐसा कैसे होता है, अनुचर। तो इसमें अनु उपसर्ग हो गया और चर जो है वो मुख्य शब्द हो गया। तो अनु का अनुचर, अनुचर का मतलब होता है पीछे पीछे चलने वाला। समझ में आई बात। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए। अगला हो जाएगा निरादर, तो आदर रहित, नीरस रस रहित, निरोग रोग रहित, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल रहेंगे जिसमें निर उपसर्ग लगा है, आ का आकंड हो गया, आमरण हो गया, है ना। तो ऐसे करके आप एग्जाम्पल देख के कर सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा। अगला नियम हम देखते हैं, नियम नंबर 4। तो नियम नंबर 4 क्या कहता है कि अगर किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में ऐसे शब्द हो, क्या हो, अनुसार, उपरांत, भर, पूर्वक या अर्थ, ये सारे जो शब्द है ये कहाँ होंगे, किसी शब्द के अंत में होंगे। आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ये सब कहाँ मिलेंगे, हमें अंत में मिलेंगे। तो अनुसार का हो जाएगा के अनुसार, उपरांत का हो जाएगा के उपरांत या के बाद, भर का हो जाएगा पूरा या पूरी या फिर पूरे, पूर्वक का हो जाएगा के साथ, है ना। ये तो हमारा पूर्वक, तो के साथ जो हमेशा साथ रहता है। अर्थ का मतलब होता है के लिए, के लिए। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में हम लिखते हैं, पहला पॉइंट जो है वो आ गया आपके मृत्यु प्रांत। तो यहाँ पे जो शब्द आया है वो आ रहा है उपरांत, मतलब मृत्यु के बाद। तो इसका जो आप विग्रह करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मृत्यु के बाद। समझ आई बात कैसे करना है। तो बहुत सिंपल है, आपको डरना नहीं है। सेकंड नंबर पे आएगा वर्ष भर। तो भर आ गया, भर का मतलब होता है पूरा, मतलब पूरे वर्ष। वर्ष भर का मतलब क्या होगा, पूरे वर्ष। फिर आ जाएगा मतानुसार, तो मत के अनुसार। कथानुसार, कथा या कथन के अनुसार, कथनानुसार, कथानुसार। खुशीपूर्वक, तो खुशी के साथ। धर्मार्थ, धर्म के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। धर्मार्थ मतलब धर्म के लिए।
तो ये सब चीज़ें रही अव्ययी भाव समास के छोटे छोटे एग्जाम्पल हमने किए और हम सीख भी गए। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट जो होगा वो हो जाएगा तीसरा। थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा और वो आएगा हमारा द्वंद्व समास। इसको बोलते हैं द्वंद्व, दोनों के नीचे वह द्वंद्व समास। इसमें हमने पढ़ा था, मैंने कहा था कि दोनों के दोनों बराबर होंगे, मतलब दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या आएगा, विग्रह के अनुसार द्वंद्व समास के जो है 3 उपभेद और है। विग्रह के अनुसार द्वंद्व समास के जो है 3 उपभेद और है। तो 3 उपभेद की जब हम बात करेंगे तो वो कौन कौन से निकल के आएंगे ये आप इस चार्ट के द्वारा समझेंगे। तो पहला आ जाएगा इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व। दूसरा आ जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व। और तीसरा आ जाएगा समाहार द्वंद्व। तो इतरेतर का मतलब होता है इतर प्लस इतर, है ना। तो ये जो है समानार्थक शब्द हो गया और दोनों पद साथ रहेंगे। मैंने कहा पहला और दूसरा दोनों इसमें क्या है, प्रधान है, ठीक है। तो अब हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास में, जो कि रहेगी समास पार्ट 2। ये क्लास आएगी जब आप देखने वाले प्रत्येक बालक इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, और जहां मैंने बोला है कि आपको कमेंट करके बताना है वो कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।